नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 3 जून और आज हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे 2 जून और 3 जून के। आपको मैं बता दूं कि दरअसल संडे को ये हमारा करंट अफेयर्स नहीं आता है, बाकी जो है सभी दिन यानी कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक आपका करंट अफेयर्स डेली आता है। और ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ऑथेंटिक होता है। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं, हालांकि पहले मैंने बताया था, फिर मैं उस बात को दोहरा दे रहा हूं कि जो मैं करंट अफेयर्स कराता हूं यहां पर हम लोग डायनामिक पोर्शन के साथ साथ में आपके जितने भी स्टैटिक पोर्शन अर्थात जो जीएस के प्रश्न आते हैं वो भी आपको मैं तैयार करवा देता हूं। और कौन से प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या कैसी उनकी जो है पॉसिबिलिटी होती है, उन सभी बिंदुओं को भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो करंट अफेयर्स की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। प्लीज आप लोग डेली मॉर्निंग में 8 बजे देखना ना भूला करिएगा। साथ साथ में जो भी आर्टिकल्स या जो भी डिकोड एग्जाम के माध्यम से जो फ्री इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, जो आपके लिए फ्री रहते हैं, उन सभी वीडियोस को आप लोग देखा करिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हुए आइए हम लोग टॉपिक पे। और पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर दिया करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। अभी भी आप लोग की संख्या बढ़ नहीं पा रही है, 20, 22, 23 लोग ही उत्तर देते हैं। मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी कि प्लीज आप लोग इस संख्या को बढ़ाइए। मैं फिर से कहता हूं आपसे कि एक प्रश्न का अगर आप उत्तर देंगे, अगर वही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ गया, अगर यकीन मानिएगा आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी और हो सकता है कि यही प्रश्न आपके सिलेक्शन को दिलाने में अपनी अहम भूमिका को अदा करे। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को जरूर दिया करें। खैर, पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। हमने आपसे पूछा था कि एनजीटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, जिसका काम क्या है, जिसका काम है पर्यावरण संबंधी सभी मुद्दों का निपटारा करना। तो मैंने आपसे पूछा था कि दरअसल एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से सही जो इसका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2010 में हुई थी। कई बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है, आगे भी इसकी पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर, यानी कि आज का पहला करंट अफेयर्स हमारा क्या है, जो कि इस समय चर्चा में भी है और बहुत ही क्या है, ज्यादा न्यूज में है। आपको बताना है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। कहां पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल? अब जैसे ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल का नाम आ गया, तुरंत आप लोग खुश हो गए होंगे, क्योंकि इस समय न्यूज में ये चीज चल रही है। तो आपको पता होगा कि जो भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यहां पर यानी कि रॉक मेमोरियल में ही क्या कर रहे हैं, जो है 45 डेज के करीब करीब जो है क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। सारे मीडिया जगत की नजरें यहां पर है, इसलिए यह स्थान क्या है, चर्चाओं में है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कई सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। तो बताइए पहले फटाफट आप लोग कि दरअसल ये विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है वो कहां पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, या सी असम, या फिर डी महाराष्ट्र। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तमिलनाडु में विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्या है, स्थित है। यानी कि तमिलनाडु के कहां पर, कन्याकुमारी में। कहां पर, कन्याकुमारी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आइए हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। और ये देखिए, यही है दरअसल आपका विवेकानंद रॉक मेमोरियल। दरअसल समुद्र से घिरा हुआ यह स्थान है और अपने आप में जो है ये बहुत ही आध्यात्मिक, बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जो है क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं अभी। ठीक है, इलेक्शन जो अभी हो रहा था उसके बाद। दूसरा, चर्चा में क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोदी जी यहां पर क्या कर रहे हैं, 45 डेज का ध्यान कर रहे हैं। एक दूसरा, अब जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं कि विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है इसके बारे में कुछ एक फैक्ट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, स्वामी विवेकानंद ने 1892 में यानी कि 1892 में लगातार 3 दिन तक यहां पर क्या किया था, यहां पर साधना की थी। और यहां पर साधना करने के बाद जो है क्या हुआ था, स्वामी विवेकानंद को विकसित भारत जो विकसित भारत की जो संकल्पना है उनके भीतर आई थी। और उसके बाद जो है उन्होंने भारत के विकास के लिए बहुत सारे काम किए थे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें क्या क्या पॉइंट है। तो दरअसल जो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, ये अपने आप में क्या है, पर्यटक स्थल है। इसके अलावा एक फैक्ट यहां से शुरू होता है फिर इंपॉर्टेंट, कि यह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से क्या है, घिरा हुआ है, बीच में बना हुआ है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती जो थे, स्वामी विवेकानंद जो थे वो यहां पर तैर करके गए थे, क्योंकि ये क्या है, चारों तरफ दरअसल क्या है, समुद्र से घिरा हुआ स्थान है। तो विवेकानंद यहां पर तैर करके गए थे। हालांकि अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, पहले नहीं था ये, ठीक है। चलिए, तो अब इसके अलावा इसमें और कौन से फैक्ट हैं, आइए देखते हैं हम लोग कि इस स्मारक में दो मुख्य ढांचे कौन कौन से, एक विवेकानंद मंडपम एक है, यानी कि विवेकानंद मंडपम, और श्रीपद मंडपम है, दो है। इसमें क्या है, मुख्य ढांचे हैं। आपसे परीक्षा प्रश्न यहां से पूछ लेगा। अगला फैक्ट क्या है कि विवेकानंद मंडपम में क्या है, स्वामी विवेकानंद जी की क्या है, कांसे की एक प्रतिमा है। और वहीं दूसरी ओर जो श्रीपद मंडपम ढांचा है, इसमें क्या है, इसमें एक पदचिन्ह है। माना जाता है कि यह पदचिन्ह देवी कन्याकुमारी का है। तो अब इसमें कई सारे फैक्ट बनेंगे कि दरअसल जो दो ढांचे हैं उस मेमोरियल में, उनके कौन कौन से नाम हैं, तो आपको बताना है। एक नाम क्या है, एक नाम है विवेकानंद मंडपम और दूसरा क्या है, श्रीपद मंडपम। विवेकानंद मंडपम में क्या है, विवेकानंद मंडपम में स्वामी विवेकानंद जी की कांसे की मूर्ति है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, कांसा शब्द याद रखिएगा। अब कांसे की जगह पर आपके एग्जाम में कुछ और लिख देगा, बोलेगा कि क्या इसकी मूर्ति है, तो नहीं, कांसे की मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। जबकि जो श्रीपद मंडपम है ढांचा जो है, उसमें क्या है, तो इस श्रीपद मंडपम में एक पदचिन्ह है। और किसका पदचिन्ह माना जाता है, ये देवी कन्याकुमारी का पदचिन्ह माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, कुछ फैक्ट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें एक फैक्ट और देखिए कि लाल रंग के पत्थर से निर्मित स्मारक पर 70 फीट ऊंचा गुंबद भी है। ये फैक्ट भी, यानी कि 70 फीट ऊंचा गुंबद है, ये नंबर आप याद रखिएगा। इसके अलावा 2 सितंबर 1970 यानी कि 2 सितंबर 1970 को तत्कालीन राष्ट्रपति कौन, वीवी गिरी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया था। और वीवी गिरी राष्ट्रपति की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल 1969 से लेकर के 1974 के बीच में था। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन था, या जो वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं और कार्यकाल के अनुसार उनका नंबर कौन सा था। तो अब मैं टास्क देता हूं कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति महोदय हैं यानी कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये दरअसल अपने कार्यकाल के अनुसार इनका कौन सा क्रम है और किस नंबर की ये जो है, मतलब क्रम वाइज जो है कौन से नंबर की जो है ये राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। ये आपके लिए टास्क है, ठीक है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है प्रश्न, इसलिए मैं आपको टास्क देता हूं और कहता हूं कि इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप जो है वास्तविकताओं में तैयारी कर रहे होंगे तो आप मेरे टास्क को जरूर पूरा करते होंगे। इसके लिए आप लोग एक कॉपी बना लीजिए जहां पर मेरे द्वारा बताए गए करंट अफेयर्स, दिए गए टास्क और जो भी मैं फैक्चुअल डेटा आपको अलग से बताता हूं वो आप लोग वहां पर नोट डाउन करते होंगे, ठीक है। तो इससे आपका स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन दोनों तैयार होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 28 मई, 29 मई, 30 मई या फिर 31 मई। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम लोग। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है और WHO जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं, यानी कि WHO, उसके सदस्य देशों के द्वारा वर्ष 1987 यानी कि 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वर्ष 1988 अर्थात 1988 में एक संकल्प पारित करके 31 मई को दरअसल विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि दरअसल विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है उसका उद्देश्य क्या है, दरअसल इसका उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करना कि दरअसल तंबाकू जो है वो कितना ज्यादा आपके लिए हानिकारक है
और आपको पता होगा कि तंबाकू अलग अलग जगहों में अलग अलग चीजों में इस्तेमाल होता है, चाहे वो गुटखे के फॉर्म में हो, चाहे नॉर्मल तंबाकू के फॉर्म में हो, चाहे वो सिगरेट या बीड़ी के फॉर्म में हो, अलग अलग जगह पर तंबाकू का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, और प्रतिवर्ष से लाखों लोग जो है मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो आप लोग युवा हैं, अगर नशे की आदत आप लोगों की है, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो ये मेरी तरफ से आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग नशे का सेवन ना करिएगा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो कुछ एक डेटा पर हम लोग बात करते हैं दरअसल कि क्या कुछ डेटा है। थीम की बात अगर हम लोग करते हैं, क्योंकि थीम अक्सर आपके एग्जाम में पूछने आता है, तो थीम क्या है इस वर्ष की 2024 की? तो बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। ठीक, थीम हो गई। अब हम लोग कुछ आंकड़े की बात करते हैं। तो वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार 13 से 15 वर्ष के करीब 37 मिलियन युवा तंबाकू के किसी ना किसी रूप में उपयोग करते हैं। अब आप एक खास बात देखिए कि जो ये एज है, सोचिए कि कितनी कम एज है, 13 to 15 जो ईयर्स के जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं, उनके अंदर जो है कितनी ज्यादा नशे की लत है तंबाकू को लेकर के, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। शायद या तो जो है समाज की इनके पर नजर नहीं है, या पारिवारिक मूल्य इतने नहीं विकसित हुए हैं, या परिवार के मेंबर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उनका परिवेश ऐसा है कि जो नशे की लत में वो पड़ गए हैं। ध्यान, बहुत चिंताजनक वाली यह बात है। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार ने एक रूल पास किया हुआ है। कौन सा? भारत सरकार द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, जिसको हम लोग कोटपा 2003 बोलते हैं, को सख्ती से पालन कराए जाने का निर्देश दिया है भारत सरकार ने। इसके बहुत सारे क्या हैं, नियम है, और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी आपका टास्क है कि कोटपा 2003 क्या है। इसमें अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग जो पैकेजिंग होती है तंबाकू की, उसमें क्या कुछ लिखा जाना चाहिए, क्या उसमें वैधानिक चेतावनी दी जानी चाहिए, ये सारे नियम और कानून दरअसल इसमें जो है आबद्ध हैं। आपको इसको डिटेल्स में पढ़ लेना। हो सकता है सीधे तौर पर यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले कि जो है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 क्या है, और इसके नियमों पर चर्चा कीजिए। जैसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल है। इस पर ऑलरेडी हमने आर्टिकल भी कराया था और एक प्रश्न ऑलरेडी हमने इसमें पूछा भी था। तो हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया है? अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो बताइए फटाफट। बहुत आसान प्रश्न है कि रेमल का नामकरण किसने किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ओमान, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया। फटाफट बताइए भाई जी लोग कि क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ओमान ने जो अभी चक्रवात आया है रेमल, वो है उसका नामकरण किया है। अब चक्रवात की बात आते हैं तो फटाफट एक बार इसको रिवाइज जरा हम लोग कर लेते हैं कि ये जो रेमल चक्रवात था क्या था? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। याद आया आपको? एक पॉइंट। चक्रवात के बारे में अगर बात करें तो हमने आपसे कहा था कि चक्रवात में क्या होता है? चक्रवात में दरअसल निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है और बाहर क्या होता है? उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। तो पौने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की तरफ क्या होती है? बढ़ती है। ध्यान रखिएगा। कुछ एक पॉइंट्स हमने आपको अलग से बताया था, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर हमने चक्रवात बताया था। चक्रवात में हमने आपसे कहा था कि चक्रवात जब आता है तो मौसम चेंज होता है, अर्थात तेज आंधी तूफान के साथ में तेज मूसलाधार बारिश होती है। जबकि प्रतिचक्रवात में ठीक इसका विपरीत होता है, यानी कि जब प्रतिचक्रवात आते हैं तो क्या होता है? मौसम साफ होता है। चक्रवात के लिए हमने आपसे दो कंडीशन बताई थी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का टेंपरेचर होना चाहिए, प्लस कोरिलेसिस बल होना चाहिए। ये कुछ एक पॉइंट्स हमने आपको बताए थे, आपको ध्यान रखना चाहिए। और चक्रवात के बीच में जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, वहीं पर इसको हम लोग चक्रवात की आंख भी बोलते हैं। वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है वर्षा होती है, जिसे हम चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ये सारे कुछ एक पॉइंट्स हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और दो तीन पॉइंट्स हमने आपको और बताए थे कि जो है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा कैसी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा कैसी होगी, यह मैं आपको बताऊंगा नहीं। आज आप इसको रिवाइज करिए कि चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है, यानी कि क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिण गोलार्ध में कैसी होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको आज बुक्स अभी तुरंत उठाइएगा क्लास के बाद और देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नामकरण किसने किया?
ओमान ने किया था, जिसका अर्थ क्या था, रेत था। और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई थी। ये वाला पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा देश है जहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण वहां के सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। मतलब जलवायु परिवर्तन, जहां पर कुछ साल पहले या कुछ वर्ष पहले हम लोग ये पढ़ते थे कि जलवायु परिवर्तन से जो ग्लेशियर्स हैं बहुत तेजी के साथ मेल्ट हो रहे हैं, और उनके मेल्ट होने से क्या होगा कि जो भी आसपास के जो क्षेत्र होंगे, तटवर्ती जो क्षेत्र होंगे, वो क्या होंगे, डूब जाएंगे। लेकिन बहुत ही दुखद बात है कि इस क्रम में एक देश ऐसा हो गया कि जहां के जितने ग्लेशियर थे वो जलवायु परिवर्तन के द्वारा क्या हो गए, समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो उसमें से देश कौन सा है, आपके ऑप्शन है वेनेजुएला, फिजी, बरमूडा या फिर नॉर्वे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वेनेजुएला। यानी कि वेनेजुएला में जलवायु परिवर्तन इतना व्यापक हो गया है कि वहां पर दरअसल क्या हो, जितने ग्लेशियर थे वो क्या हो गए, सारे के सारे समाप्त हो गए हैं। और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी भीषण गर्मी हो रही है, कितना टेंपरेचर हाई हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण इसका है बढ़ती हुई आबादी, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा तो औद्योगिकीकरण होगा, औद्योगिकरण होगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेंगी, फिर एसी, कूलर, फ्रिज बढ़ेगा जिससे सीएफसी बढ़ेंगी, ऑटोमोबाइल्स बढ़ेंगे जिससे गैसेस निकलेंगी, और फिर उसका जो है सम्मिलित रूप क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, पेड़ों को काटेंगे और इस तरीके से उष्णता बढ़ेगी, हीट वेव बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन होगा। इसीलिए आज मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस है। और आपसे एक छोटी सी अपील, मैंने लास्ट वीडियो भी कही थी, मैं फिर से कह रहा हूं कि इस वर्ष 5 जून को आप लोग प्लीज नीम, बरगद या फिर जो भी हरा प्लांट होता है जिसके में ऑक्सीजन देने की क्षमता ज्यादा होती है, ऐसे पेड़ को आप डिकोड एग्जाम के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर लगाइएगा। ये मेरी आज आपसे अपील है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मेरी एमएससी की डिग्री है वो दरअसल पर्यावरण में ही है, यानी कि एमएससी मेरी एनवायरमेंटल साइंस में है, साथ ही साथ में मैंने एमए सोशियोलॉजी भी किया है। तो समाज, यहां पर सोशियोलॉजी के माध्यम से मैंने समाज यानी कि मानव के बारे में सही से पढ़ा है, तो दूसरी तरफ वहीं पर मैंने पर्यावरण के बारे में पढ़ा है। मुझे पता है कि पर्यावरण और मानव समाज जो है उसका रिलेशन क्या होता है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और अगर एक दूसरे की पूरकता का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो मानव अस्तित्व एक दिन खत्म हो जाएगा, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 5 जून को आप लोग एक पौधा जरूर लगाएं, ऐसी मेरी आपसे अपील है। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ है कि वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। और साथ ही साथ में अगर हम लोग कुछ एक पॉइंट की और बात करते हैं, वेनेजुएला के बारे में अगर बात करते हैं, तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित क्या है, एक देश है। पॉइंट ये याद रखना क्योंकि चर्चा में है, तो हो सकता है कि इससे कुछ फैक्ट आपके एग्जाम में पूछ लें। इसके अलावा वेनेजुएला की अगर हम बात करते हैं तो इसके पूर्व में क्या है, गुयाना, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में क्या है, कोलंबिया है। ठीक, एक बात। दूसरा, अगर हम लोग इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी काराकस है, और राष्ट्रपति कौन है, निकोलस मादुरो जो है इसके क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर कोई देश चर्चा में रहता है तो वहां के कुछ जो फैक्चुअल जो डेटा होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, बताइए फटाफट, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, 28 मई, 29 मई, 28 फरवरी या फिर लास्ट ऑप्शन 5 जून। इसका सही उत्तर होगा 28 मई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। और थीम की अगर हम लोग बात करते हैं कि वर्ष 2024 में विश्व भूख दिवस की थीम क्या है, तो थीम है आपका थ्राइविंग मदर्स थ्रिविंग वर्ल्ड। अब इसके अलावा अगर हम लोग इसका थोड़ा सा इतिहास के बारे में बात करते हैं तो वर्ष 2011 में, सन याद रखिएगा कब, वर्ष 2011 में भूख और गरीबी को मिटाने के उद्देश्य से वैश्विक संस्था है, एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्या नाम है उसका, द हंगर प्रोजेक्ट, इस नाम को याद रखिएगा। तो द हंगर प्रोजेक्ट ने वर्ष 2011 में वार्षिक रूप से भूख दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो ये
ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो संस्था है, इसको आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले दरअसल किसके द्वारा विश्व भूख दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा रेड फ्लैग अभ्यास 2024 कहां पर जो है किया गया? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें से जो सही उत्तर होगा यानी कि जो अभी हाल ही में रेड फ्लैग अभ्यास 2024 है, इसका आयोजन दरअसल अमेरिका के अलास्का में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रेड फ्लैग अभ्यास 2024 अमेरिका के अलास्का में किया गया है और अमेरिका में जो है दरअसल जो ये युद्धाभ्यास केंद्र है, दरअसल इसके 2 स्थान हैं। तो अमेरिका के अलास्का और नेवादा में 2 अलग अलग रेड फ्लैग अभ्यास स्थल हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यहां पर भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं जो है क्या करेंगी? अपना दमखम दिखाएंगी। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो प्रोसेस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हाल ही में कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस देश को बनाया गया है? और मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? अभी आपको मैं बताऊंगा आगे। तो बताइए कि कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस देश को बनाया गया है? आपके 4 ऑप्शन है। नंबर 1 नेपाल, बी भारत, सी भूटान, डी अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारत को। कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को प्रथम बार बनाया गया है। और कोलंबो प्रोसेस क्या है, आइए हम लोग इसको दरअसल व्याख्या के माध्यम से देखते हैं। तो दरअसल ये एशिया महाद्वीप के 12 देशों का एक समूह है और भारत को इस बार प्रथम बार यानी कि पहली बार इसकी स्थापना के बाद से पहली बार इसको अध्यक्ष बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाल ही में कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। क्या है कोलंबो प्रोसेस? आइए देखते हैं इसको। तो इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप के 12 देश इसके सदस्य हैं। ठीक, और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि भारत प्रथम बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है, जिसका कार्यकाल वर्ष 2024 से 26 तक के लिए होगा। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि जो भी मजदूर वगैरह प्रवासी लोग होते हैं, उनके हितों की बात कोलंबो प्रोसेस में कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने हेतु तो 6ठी संयुक्त कार्य समिति की बैठक की? तो आपके ऑप्शंस हैं, यानी कि किस देश के साथ में जो है अभी हाल ही में भारत ने जो है 6ठी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की है, किसके खिलाफ? आतंकवाद को रोकने के खिलाफ। ठीक है, आपके ऑप्शन 4 हैं, अमेरिका, रूस, इजराइल या जापान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जापान के साथ मिलकर के भारत ने अभी हाल ही में 6ठी संयुक्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की है, यानी कि बैठक में सम्मिलित हुआ है और आतंकवाद को रोकने के लिए प्रयासों पर चर्चा की गई है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यानी कि व्याख्या। हाल ही में भारत और जापान ने आतंकवाद से निपटने हेतु 6ठी संयुक्त कार्य समिति की बैठक की है। इसके अलावा अगर हम लोग जापान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो दरअसल क्या है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। एक बात। दूसरा, प्रधानमंत्री वहां के कौन से हैं? फुमियो किशिदा हैं इसके प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम लोग जापान के पड़ोसी देश की बात करते हैं तो जापान के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं? पड़ोसी देशों की अगर बात करते हैं तो चीन है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और रूस हैं। मैप के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, यह है आपका जापान और जापान की राजधानी कहां पर है? कौन सी है? यह है टोक्यो। और अगर पड़ोसी देश की बात करें तो यह हो गया आपका साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये रूस और ये क्या आपके चाइना। ये क्या है? इसके पड़ोसी देश है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश जिसने लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है अभी। ठीक है, आपके 4 ऑप्शंस हैं, जापान, चीन, भारत और अमेरिका। यानी कि किस देश ने जो है अभी पहली बार लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और लकड़ी का उपग्रह बनाए जाने का कारण क्या है इसको भी हम लोग समझेंगे। इसके पहले आप लोग बताइए कि दरअसल लकड़ी का उपग्रह किस देश ने बनाया है? बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन है आपके, जापान, चीन, भारत और अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा जापान के द्वारा लकड़ी का उपग्रह जो है अभी क्या किया गया है? बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों बनाया है? क्योंकि क्या होता है कि जब लकड़ी का उपग्रह नहीं होता है, किसी धातु का होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि अंतरिक्ष में कचरा बहुत हो रहा है। ठीक है, और वो काफी क्या है? नुकसानदेह है।
जबकि जो लकड़ी का उपग्रह है जब इसको अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा तो ये जब अपना कार्य पूर्ण कर लेगा उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो है अपने आप स्वयं से बाद में जल के राख हो जाएगा। तो जो मलबा अंतरिक्ष में जो इकट्ठा हो रहा है वो नहीं इकट्ठा होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वैश्विक स्तर पर जापान के लिए खासकर। ठीक है, चलिए, जापान ने दुनिया में पहली बार लकड़ी से बना उपग्रह बनाया है और किस जापान की कौन सी दो संस्थाएं जिन्होंने मिलकर इसको बनाया है, तो जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी याद रखिएगा और लकड़ी काटने वाली एक कंपनी है सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने मिलकर इसको बनाया है। और एक प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में यहां से बन सकता है, अगर बात अंतरिक्ष की आ गई है तो अंतरिक्ष का जो मलबा होता है, अंतरिक्ष का मलबा क्या है, इसको सुधारने के लिए क्या कुछ प्रयास किया सकता है, इस पर आपके परीक्षा में प्रश्न जो है पूछ सकता है। तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि अंतरिक्ष का कचरा या अंतरिक्ष का पॉल्यूशन क्या है और किस प्रकार से जो है ये बढ़ता जा रहा है और क्यों ये नुकसानदेह है। ये सारे पॉइंट आप जो अच्छे तरीके से इंटरनेट के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में एसएससी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके चार ऑप्शन हैं, आलोक रंजन, राकेश रंजन, रमेश कुमार या फिर संजय श्रीनेत। बताइए एसएससी, अच्छा एसएससी की तैयारी भी बहुत सारे बच्चे करते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते होंगे। ठीक है, क्या इसका ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी कि अभी हाल ही में एसएससी अर्थात कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में राकेश रंजन जी की नियुक्ति हुई है। इंपॉर्टेंट है, आइए व्याख्या देखते हैं। वही पॉइंट दे रखा है कि हाल ही में एसएससी के अध्यक्ष के रूप में राकेश रंजन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको जरूर देना है। आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है कि चक्रवात रेमल की उत्पत्ति हुई थी, कहां से हुई है। चार ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। एक उत्तर इसका सही होगा, बताइए कौन सा इसका सही उत्तर होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न है कि बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार भूख को जन्म देती है, स्पष्ट करें। साथ ही भूख से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख प्रयासों पर चर्चा कीजिए। और यह टॉपिक कहां पे जाएगा, यह टॉपिक आपका जाएगा दरअसल इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में जा सकता है। दो जगह जाएगा, एक जीएस सेकंड में जाएगा, सेकंड में यानी कि जो पॉलिटी वाला पेपर है वहां पर जो आपका सामाजिक न्याय जो टॉपिक है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय में जाएगा ये टॉपिक। और ये टॉपिक आपका जाएगा जीएस पेपर थर्ड में, जहां पर भूख वाला जो टॉपिक है, यानी कि इसमें इसको हम लोग इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से कोरिलेट कर सकते हैं। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से एस्से में भी प्रश्न बन सकता है। और ये आपका टास्क मैं आपको देता हूं कि एक एस्से आप लोग जरूर लिखिएगा अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, और पीसीएस तैयारी कर रहे होंगे या फिर यूपीएससी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपके लिए आज का निबंध भी है। निबंध का टॉपिक क्या है कि बढ़ती हुई जनसंख्या भूख को जन्म देती है। 600 शब्दों में आपको इस एस्से को लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या भूख को जन्म देती है, क्या ऐसी कुछ कारण है, ये आपको अच्छे से लिखना है। कल इस टॉपिक को मैं समझा दूंगा, आज अभी आप लिख के इसको देखिएगा। उम्मीद है कि आप ऐसे जरूर लिखेंगे और जो मेंस का जो प्रश्न है इसको भी आप लोग अच्छे से करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज डेली मॉर्निंग में देखना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए न्यूज के साथ, नए करंट अफेयर्स सीरीज के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।